सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं डकी भाई शॉकिंग एक्सपीरियंस लेसन्स फॉर एवरी पाकिस्तानी व्यूअर। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास है। हमने भी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी, इसके अंदर हमें पता चला था डकी भाई काफी टाइम से जेल के अंदर है, बट फाइनली वो कल परसों शायद जेल से बाहर आ चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो कल आए या परसों, बट हाँ, एक दो दिन उनको हो गए हैं जब से वो आए हैं, और उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करी है उससे रिलेटेड। और मतलब हम जानना चाहते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनके साथ क्या-क्या हुआ, मतलब उन्हें कुछ सहना तो नहीं पड़ा कुछ एक्स्ट्रा। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, जो बहुत ज़ोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियाँ दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफ़े के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI MI लगी है। ओह नो। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को आखिरकार 100 दिन के बाद बेल देकर रिहा कर दिया 100 गया। दिन आप के सब बाद। जानते हैं कि इस पर गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स यानी जुए की प्रमोशन का केस था। जेल से वापस आने के बाद डकी भाई ने इसी जेल के दौरान होने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि बहुत ही खौफनाक है। कुछ सवाल किए हुकूमत वक्त से और कुछ ऐसे राज बताए जो कि हम सब के लिए बहुत ही हैरत अंगेज थे। इस वीडियो में आपके लिए, मेरे लिए, हर एक पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा मैसेज और सबक है। और इस केस की हकीकत दरअसल वो नहीं थी जो कि अब तक आपको बताई जा रही थी। कुछ ऐसे ही अहम हकायक हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जो कि आपका इस केस को देखने का नज़रिया ही बदल देंगे। ये एक फॉलो अप वीडियो है क्योंकि डकी के अरेस्ट पर भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने यही सवाल किया था कि बेशक जो कुछ डकी ने किया, जुए को प्रमोट किया और अनएथिकल कंटेंट दिखाकर बच्चों की तरबियत की, तो इस बात पर इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी सजा जितना उसका कसूर भी है। अगर एक जुर्म करने पर ये कसूरवार है तो बाकी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स भी उसी जुर्म करने पर बराबर के शरीक हैं। तो जेल के अंदर ये अभी तक अकेला क्यों घूम रहा है? सेम उसी जुए की ऐप को प्रमोशन के तौर पर या फिर स्पॉन्सर के तौर पर क्रिकेटर्स की टी-शर्ट्स पर प्रिंट क्यों करवाया जा रहा था, और वो भी गवर्नमेंट के इदारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा वसीम अकरम जैसे सेलिब्रिटी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। इन सबको क्यों नहीं पकड़ा गया? इस ऐप के ओनर को कब पकड़ा जाएगा? यही तमाम सवाल इस मामले को इंतहाई मशकूक बना रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि एक सरकारी मुलाजिम का ये काम नहीं होता कि वो टीवी पर बैठकर किसी को बेगैरत कहे, इस तरह से बिलो दी बेल्ट चला जाए, इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करे। इसका काम केस की इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ना कि अपना फैसला और सज़ा सुनाना। ये अदालत का काम है। खैर, अब 100 दिन के बाद सादुर रहमान ने खामोशी तोड़कर बताया कि इसके साथ शुरू से आखिर तक कितना बुरा सलूक किया गया। वो कहता है कि अपनी अरेस्ट के कुछ ही मिनट के अंदर मैंने अपना तमाम पासवर्ड, अपना तमाम डाटा, अपने अकाउंट्स की डिटेल और सब कुछ पर्सनल NCCA के हवाले करने को, कोऑपरेट करने को तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उस पर पर्सनल दुश्मनी की वजह से और रिश्वत खाने के लिए जानबूझकर जुल्म किया गया, इसको बिला वजह मारा गया, तशद्दुद किया गया। NCCI के असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने इसको गालियां दी, इसके वालिदैन की तजलील की, इसकी बीवी को अरेस्ट करके झूठे मुकदमात के अंदर जेल करवाने की धमकी दी। और हद तो तब हो गई जब इसने सादुर रहमान को घुटनों के बल बिठाकर इसके हाथ ऊपर करवाकर अपने मुलाजिम से कहा कि इसको थप्पड़ लगाए। और इसके बाद इस बेहिफ शख्स ने गालबन अपने 7 साल के बेटे को कॉल मिलाकर कहा कि देखो ये कौन है, ये वही डकी भाई है ना जिसके तुम प्रोग्राम देखते हो, इसको गालियां दो। और इस बंदे ने अपने सगे बेटे से इसको माँ बहन की गालियां दिलवाई। इससे आप इस बंदे की ज़हनियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तुम्हारा 7 साल का जानबूझकर बेटा इसका है। जुडिशल रिमांड नहीं होने दिया गया और किस साल मुख्तसर के इसको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, प्रेशराइज किया गया कि वो टूट जाए और हार मान जाए। इतना टूट जाए कि मिन्नतें तरले करके खुद इनको अपना सब कुछ देने के लिए और इनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए।
क्योंकि असल मामला ये इतना था कि क्या ये सब कमा के लिया सब यार राशि उसने अफसर थे यूट्यूब से। जिनके मुंह को हराम लगा हुआ था, ये रिश्वतखोर थे। डकी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज ने सरफराज चौधरी के बिहाफ पर डकी से इस केस को ख़त्म करवाने के बदले 7-8 करोड़ की डिमांड की। इसको जुडिशल करवाने के लिए, ना मारने के लिए और इसकी बीवी पर मजीद केस ना करवाने के लिए 60 लाख रुपया शुएब रियाज ने अपने अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाया। 60 सबने लाख मदद करने से रुपए। इनकार कर दिया। और इसके अलावा इसके बाइनांस अकाउंट से भी पाकिस्तानी तकरीबन 9 करोड़ रुपया अपने पास अपने ऑनलाइन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया, किसी गवर्नमेंट के वॉलेट के अंदर नहीं बल्कि अपने जाती वॉलेट के अंदर। पर्सनल अकाउंट और जब डिपार्टमेंट के अंदर ये बात खुल गई, सबको पता चल गया कि उन्होंने ये रिश्वत खाई है, तो इसको रिकवरी के तौर पर डालकर मीडिया पर छाती पीट कर ये बंदा ये बोलता रहा। किसी भी हद तक चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अल्लाह को जान नहीं देनी। सादुर रहमान के मुताबिक सरफराज चौधरी ने इसको बताया कि इसके पीछे MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI भी है, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इसने अपना रौब जमाने के लिए या डराने के लिए बताया कि मेरे राब्ते मिलिट्री के अंदर भी हैं और इसके अलावा जजेस के साथ भी मेरे राब्ते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किसी तरह से तुम इस केस से बरी हो भी जाते हो तो मैं मजीद 4 केस तुम्हारे ऊपर डालकर तुम्हें दोबारा से जेल के अंदर बंद कर दूंगा। यानी मकसद कहने का ये था कि मेरे साथ कोऑपरेट करो या फिर मुझे तो रिश्वत पर्सनल खिलाओ कोई या फिर दुश्मनी मेरी निकाल मुट्ठी रहे हैं। गर्म करो, तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है, उसके अलावा तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। अब इस तमाम मामले से एक बात तो साफ है कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते, और हमारी कौम तो वैसे भी बहुत जल्द किसी भी शख्स से मुतासिर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग कैसे कैसे मुनाफिक और फ्रॉडी हैं, आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। हर एक सरकारी इदारे के अंदर ऐसी काली भेड़ें भरी पड़ी हैं जिनका काम सिर्फ दिन रात अवाम का खून चूसना है, फिर चाहे इस मकसद के लिए इनको सरेआम आकर किसी को जलील करना पड़े, इसकी इज्जत उछालनी पड़े, इस पर तोहमत लगाकर इसको बदनामी क्यों ना करना पड़े। बहुत शॉकिंग मैं है यार बजाते ये। खुद डकी भाई के कंटेंट से एग्री नहीं करता, इस पर क्रिटिसिज्म भी करता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स को बिना कसूर उस गुनाह की सजा दी जाए जो कि उसने किया ही नहीं है। ये सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। और सादुर रहमान के मुताबिक इस तमाम मामले से निकलने के अंदर एक अंडरकवर शख्स ने इनकी और इसकी फैमिली की मदद की थी, जिसको वो बिग ब्रदर कहकर बुला रहा था। और वीडियो के आखिर में इसने बताया कि वो बंदा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, यानी आर्मी का एक अंडर कवर इंटेलिजेंस इदारा जो कि दुश्मनों की हरकत, मुल्क के अंदर और सरहद पार जासूसी और फौज के अंदरूनी मामलात पर बड़ी नजर रखता है। अच्छा, तो और उन्होंने इस help अंडर करी कवर डकी शख्स के भाई की। बकौल इसने डकी भाई की मदद भी इसलिए की क्योंकि सरफराज चौधरी MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे, फौज के इदारे का नाम इस्तेमाल करके इसको बदनाम कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहुत सारे तज्जा निगारों का ये भी मानना है कि दरअसल ये तमाम मामला एक सोची समझी चाल थी, यानी डकी भाई को, जो कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर यूट्यूबर है, सिर्फ इसी को जानबूझकर इसीलिए इस केस के अंदर फंसाया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया ताकि इसकी 10 मिलियन की आवाम का ब्रेन वॉश किया जा सके जो कि इसको फॉलो करने वाली है। और आप जानते हैं कि इसको फॉलो करने वाली आवाम के अंदर ज़्यादातर नौजवान या फिर छोटे बच्चे शामिल हैं जिनके जहन अभी बहुत कच्चे हैं। और इस तमाम ड्रामे का मकसद ये था कि इन 10 मिलियन लोगों के दिल के अंदर आर्मी की मोहब्बत और इज्जत को बढ़ाया जा सके, और इसीलिए आपने देखा यार कि सीधे बैक एंड अकाउंट पर ये सील कर तमाम देते प्लान अगर सोच इतना समझ ही कर किया गया। दुश्मनी थी पहले तो इसको खुद फंसाया गया और इसके पर्सनली बाद मेंटी इसको क्यों खुद torture निकाला किया गया गया? ताकि आर्मी का इमेज जो कि इस वक्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से खराब हो चुका है, इसको धोया जा सके। वरना मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस केस से क्या लेना फैमिली भी देना, कितनी क्योंकि ये ज्यादा कौन सा परेशान नेशनल हुई है। सिक्योरिटी थ्रेट Seriously था या यार, फिर बहुत ही काफी जरूरी weight केस loss था भी हो चुका जिसमें है आर्मी के इदारे को इंटरफेरेंस करना पड़े। इसके अलावा हम नोट करते हैं कि बड़े बड़े ताल्लुकात भी डकी भाई को जेल से बाहर ना निकलवा सके, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर समेत पूरे नेटवर्क को पकड़ना, उसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस पूरी जो वीडियो जो डकी ने लगाई अपने YouTube चैनल पे, इस पे गालबन आखिरी चेकिंग तक 75 लाख व्यूज आ चुके थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया, DG MI का शुक्रिया। क्या DG MI और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये काम है जिसके लिए उनको शुक्रिया अदा किया जा रहा है? क्या उस बिग ब्रदर फिगर का ये काम था? नहीं। वीडियो का तासुर ये मिला है कि सिविलियन इदारे, सिविलियन डिपार्टमेंट्स फेल कर चुके हैं और मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही कुव्वत है जो आपको बचा सकती है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए से किसी तरह आप यूथ का माइंडसेट कैप्चर कर सकें। जाहिर बात है, इन इन्फ्लुएंसर्स को यंग लोग देखते हैं। कोई 35-40 साल का तो बंदा देख नहीं रहा, अगर देख रहा है तो थोड़ा सा क्रीपी है, उसको नहीं देखना चाहिए। ये यंग लोगों का कंटेंट होता है और शायद इन लोगों के जरिए वो अपनी गुड गवर्नेंस की, अपनी मकबूलियत की, अपनी पोजीशन इन टुडेज हाइब्रिड मॉडल की जस्टिफिकेशंस बना सकें। इन रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े केसेस हैं जहां पर ये बड़ा भाई कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता, तो सिर्फ एक मशहूर बंदे को एक यूट्यूबर को बचाने के लिए क्यों पहुंचा, ये सवाल इंतहाई अहम है और इस मामले को मशकूक भी बनाता है कि क्या सादुर रहमान को हाँ, ये वाकई comment जाने क्या करना अनजाने चाह के रही है? अंदर सच में इस्तेमाल भी समझ किया नहीं गया। खैर, इस बात में किस हद तक सच्चाई है ये फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन जो बातें सादुर रहमान ने इस वीडियो के अंदर की हैं वो वाकई दुनिया की सच्चाई को बयान करती हैं कि आपके आसपास रहने वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके खैर का कहलवाने वाले, आपसे हर वक्त मोहब्बत और दोस्ती का दिखावा करने वाले मतलब परस्त लोग वो भी हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा नहीं होते, बल्कि आप पर मुश्किल वक्त आते ही भाग सबसे जाते। पहले यही मतलब भाग परस्त जाते लोग हैं। आपके पास से सबसे पहले गायब सच होते हैं। में।
और अगर कोई वाकई है जो कि मुश्किल टाइम के अंदर आपके साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली है, आपके अपने लोग हैं। इसलिए लाइफ में जिन लोगों की सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए वो यही आपके फैमिली के लोग हैं, यानी आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बहन भाई, जो कि सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर हमेशा आपके साथ बिना किसी लालच के खड़े रहते हैं। बाकी ये सोशल मीडिया की दोस्तियाँ, फॉलोअर्स, सब कुछ धोखा है, क्योंकि मुश्किल टाइम के अंदर कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। आप इमेजिन करें कि ये वही बंदा है जिसकी मुलाकातें गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर सिंध से हुआ करती थी और इसके बच्चों के साथ इसकी दोस्ती थी, लेकिन मुश्किल पड़ने पर कोई भी बचाने नहीं आया। सो इसलिए याद रखें कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को रखें। किसी शख्स पर कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि लोग आपको उस वक्त तक और इतना ही इज्जत देते हैं जितना इनको अपना फायदा नजर आता है। और जैसे ही आपका बुरा टाइम शुरू हुआ तो आपको कमजोर समझकर एक टाइम के अंदर आपके दोस्त रह चुके लोग भी आप पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे कि इनकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। जैसा कि डकी की हिरासत के दौरान एक यूट्यूबर ने, जो कि इसका दोस्त भी रह चुका है, उसने कहा था कि ये फॉरेन फंडिंग के अंदर या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर भी मुलविस है। और जाहिर है कि उस टाइम के अंदर साद अपनी सफाई देने के लिए मीडिया पर मौजूद नहीं था। ये केस पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम इंसाफ पर भी सवालिया निशान है कि सरकारी इदारों को जो कि अवाम की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ इतना बोसीदा और सड़ा हुआ है कि एक बेकसूर शख्स को, जिसको अभी तक मुजरिम नहीं साबित किया गया, महीनों जेल के अंदर रखकर टॉर्चर किया जाए, उसको जलील किया जाए, उसके घर वालों को जलील किया जाता है, इसकी इज्जत, इसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है, इस पर झूठे मुकदमात बनाकर रिश्वत दी जाती है, लेकिन अदालतें कुछ नहीं कर पाती। तो सवाल यह है कि इस तरह के फिरौनों का हिसाब फिर कौन लेगा? और अगर आगे भी इसी तरह से चलता रहा तो लोग इसके खिलाफ बागी हो जाएंगे, इस निज़ाम से नफरत करने लगेंगे। सादुर रहमान के इस केस से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का क्या तस्वुर गया होगा, सिवाय इसके कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम कितना गंदा और फेल शुदा है। निज़ाम इंसाफ और अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि एक बेकसूर शख्स को भी बाहर निकलने के लिए फ़ौज की मदद की ज़रूरत है। अदालतें इसको कोई इंसाफ नहीं दे सकती। तो जरा सोचें कि इस मुल्क के अंदर कौन रहना चाहेगा, इस मुल्क को छोड़कर क्यों नहीं बाहर जाना चाहेगा, और सबसे बढ़कर के इस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। सारा का सारा माशरा नाइंसाफी की तरफ चल पड़ेगा, और सबसे बढ़कर के इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून होगा, जो कि इस वक्त भी चल रहा है। आज की वीडियो ने हमें बहुत शॉक किया। मतलब डकी भाई का जो हाल हुआ है ना, मतलब जेल के अंदर देख के सुन के इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि क्यों, मतलब ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, उनका जितना जुर्म है उनको उतनी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर सकते हो, या उनको ठीक है कुछ दिन के लिए आप जेल में डाल सकते हो, 100 डेज, और ऊपर से उनके साथ टॉर्चर भी हुआ है और उनकी फैमिली को भी परेशान किया है, और साइड में आप उनसे पैसे भी मांग रहे हो कि आप हमें 7-8 करोड़ रुपए दे दो। मतलब इसका क्या मतलब है, आप क्या दिखाना चाहते हो? सच में आज की वीडियो ने हमें बहुत शॉक किया। ये बात तो करेक्ट इस वीडियो में उन्होंने बोली कि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जो ये ऑनलाइन गेमिंग और ये सट्टेबाजी को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। अब तो आई थिंक खुलेआम मैचेस में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के प्लेयर्स भी इवन वो अपनी जर्सी के ऊपर वो सारी ऐप का और उनकी जो पूरी वो एक सोशल मीडिया का उनका जो अकाउंट है उनको पूरी तरीके से अपनी जर्सी में प्रमोट कर दे, तो फिर उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों स्पेशली डकी भाई को ही टारगेट किया गया? डेफिनेटली इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान होगा या साजिश के कारण ही उनको इस तरीके की सजा मिली है, क्योंकि इतना बड़ा भी कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया था। हालांकि काम जरूर गलत है, इनफेयर है बिल्कुल तरीके से, लेकिन आई थिंक बहुत और भी तरीके से जिनसे उनको थोड़ी बहुत सजा दी जा सकती थी। अगर बहुत बड़ा आपको क्राइम लग रहा है तो आप सीधे उनका अकाउंट ही डिलीट करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा ना करके उन्हें पर्सनली टॉर्चर किया गया, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया। वो बात तो हमें भी काफी ज्यादा बुरी लगी कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेपिस्ट घूम रहे हैं, खुलेआम मर्डरर घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई कैद नहीं करता, वो खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो इन्होंने तो फिर एक ऐप को ही प्रमोट किया था। तो आई थिंक ये उन्हें उनकी क्राइम से बढ़कर ज्यादा सजा मिली है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।